नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम ऑटो एंड सरकारी नौकरी चैनल पर आपको पिछली क्लासों में देखा होगा कि मॉडर्न इतिहास के बारे में हमने काफ़ी ऐसी चर्चा की है, जिसमें हमने अंग्रेजी शासन के बारे में बताया है कि किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी शासन की व्यवस्था को अपना व्यापार के माध्यम से बढ़ाया और वहां पर भारत में विस्थापित हुए। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा कि भारत में जो आने वाले दशकों में, आने वाले शताब्दियों में, तो उनके जो बदलते निरंतर प्रयास हैं, तो उनको सफल करने के लिए भारत में ऐसे बहुत से अधिनियम लाए गए कि उनके द्वारा अधिनियम लाए गए कि भारत को अपना निरंतर गुलाम बनाया जा सके। तो उसी के अंतर्गत हमने देखा कि पिछली क्लास में मार्ले मिंटो अधिनियम पढ़ा और होम रूल लीग की स्थापना के बारे में जाना। तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि आज जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ या किस बेसिस पर हुआ, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे हुआ, तो इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि इससे पहले एक जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, उससे पहले एक रोलैक्ट एक्ट आया। रोलैक्ट एक्ट यानी एक प्रकार का काला कानून, जो हम बात आज की हमारी जो चर्चा है, तो रोलैक्ट एक्ट के बारे में। रोलैक्ट जो आज की हमारी चर्चा क्या है, वो है रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट, तो रोलैक्ट एक्ट ऐसा क्या है? तो रोलैक्ट एक्ट की बात करें तो रोलैक्ट एक्ट कब आया, तो इससे पहले इसके बारे में जाने कि रोलैक्ट एक्ट 1919 में आया, वर्ष 1919 में आया। कब आया रोलैक्ट एक्ट भारत में? रोलैक्ट तो 1919 में आया। तो इसका भारत में आने का क्या कारण क्या था कि भारत में रोलैक्ट एक्ट लाना चाहिए? तो रोलैक्ट एक्ट का महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो भारत में क्रांतिकारी जो जैसे कि मान लो भारत में आज़ादी के लिए बहुत से ऐसे जगह जगह से तो भारत में उत्पन्न हो रहे थे, क्रांतिकारी उत्पन्न हो रहे थे, उसी को दबाने के लिए या उसी को निरंकुश लगाने के लिए एक ऐसा कानून लाया गया। तो एक ऐसा कानून लाया कि लोगों में कि चार लोग इकट्ठा न हो सके। तो इस प्रकार का एक कानून लाया कि मान लो कोई चार व्यक्तियों का ग्रुप या फिर चार व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो उन्हें बिना किसी दलील या किसी अपील के द्वारा उन्हें जेल में बंद कर दिया जा सकता था। बिना अपील या दलील के जेल में बंद कर दिया जा सकता था। तो इसी के तहत पर जो रोलैक्ट एक्ट है, वो इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा पहले इसके बारे में जानेंगे। तो ये रोलैक्ट एक्ट आया क्यों और किस बेसिस पर आया, तो इसके बारे में हम जाना कि ये रोलैक्ट एक्ट को काला, अगर इसके उपनाम के बारे में जाने तो इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून, इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून भी कहा जाता है। तो इसके अंदर काला कानून भी कहा जाता है। तो इसको भारत में आने का उद्देश्य क्या था, तो भारत में कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो भारत में इसके आगमन के बारे में जानेंगे। तो भारत में इसके आगमन के बारे में हमने जाना कि यह जो इंग्लैंड के यह कानून इंग्लैंड के हाईकोर्ट के जज जो हैं, हाईकोर्ट के जज कौन है? रोलैक्ट सिडनी, जिनके नाम पर यह पड़ा, जो कानून किसके नाम पर पड़ा? रोलैक्ट सिडनी, जो कौन है? इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे। इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज कौन है? रोलैक्ट सिडनी ने भारत में भेजा। रोलैक्ट सिडनी ने यह कानून इंग्लैंड के रोलैक्ट सिडनी ने भारत भेजा। अगर आपसे पूछा जाए कि रोलैक्ट एक्ट भेजने का कारण और निवारण क्या था, तो भारत में भेजने के जो उत्तरदायी है कौन है? रोलैक्ट सिडनी। और वो कौन है? तो हाई कोर्ट के जज हैं। हाई कोर्ट के जज कहाँ पर? इंग्लैंड में हाई कोर्ट के जज। तो इसी के बाद हमने देखा कि जो रोलैक्ट एक्ट है, तो उसके अंतर्गत कब बनाया और कब भारत में आने का काम किया गया। तो इसका जो है, इसके बारे में अगर कहें, इन्होंने 1917 जैसे कि 1917 या 1916 की बात हुई, तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनकर तैयार होने लगी
जिससे इन्हें डर लगने लगा कि भारत से अपनी सत्ता का जो हाथ से निकलने का काम करेगी। तो उसके लिए उन्होंने रोल एक्ट एक्ट जारी किया। तो रोल एक्ट एक्ट के अंदर हमने देखा कि इसको क्या कहा कि रोल एक्ट एक्ट को एक काला कानून भी कहा है। काला कानून यानी जो एक ऐसा कानून जिसके द्वारा कोई अपील या दलील दी नहीं जा सकती, केवल जेल में बंद किया जाएगा। तो इन्होंने 1917 में इंग्लैंड में 1917 में इंग्लैंड में इन्होंने 1917 इंग्लैंड में एक कमेटी जारी की। एक इंग्लैंड में एक कमेटी यानी एक समिति बनाई, एक कमेटी जारी की या बनाई इस बेसिस पर एक कमेटी बनाई कि वहां पर जो भारत में ऐसे शासन व्यवस्था है तो उसके अंतर्गत हमें ऐसे क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो उसी के अंतर्गत हमने एक कमेटी बनाई। और कमेटी के अंदर क्या था सर, तो कमेटी के अंदर था जो कमेटी बनाई और 1918 में, तो कमेटी जो बनाई है तो 1918 वर्ष 1918 जो आता है 17 के बाद जो वर्ष 1918 में एक जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो इसकी रोल एक्ट एक्ट के तहत जो है 1918 में एक रिपोर्ट जारी की जाती है। एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जारी की जाती है। तो रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इस प्रस्तुत करने जाए यानी क्रांतिकारी घटनाओं है तो इसके अंतर्गत जो जारी की गई, तो इसके अंतर्गत क्या था कि जो भारत में क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं उनको कम करने के लिए रिपोर्ट जारी की। तो इसके अंतर्गत क्या था, तो प्रस्तुत की जो भारत में जो जारी की, तो इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत इसके द्वारा, तो इसमें क्या था, तो भारत में क्रांतिकारी अधिकारी घटनाओं को कम करने के लिए क्या किया गया, रोल एक्ट लाया गया। तो 18 में इसकी रिपोर्ट आई, 17 में इसे के लिए एक समिति बैठाई गई कि इस पर एक चर्चा की गई या फिर कमेटी बनाई गई कि इसको किस प्रकार से संभाला जाए, किस प्रकार से देखा जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई। कब बनाई, 1917 में। और उस पर एक रिपोर्ट जारी हुई। तो रिपोर्ट जारी कब हुई, 1918 वर्ष में, 1918 में। तो 1918 में जब इसको पता चला कि क्रांतिकारी घटनाओं को कम करने के लिए एक रिपोर्ट जारी हुई, तो 1919 में इसको भारत भेजा गया। इसको 1919 में भारत आया। तो रोल एक्ट भारत आने का काम हुआ तो 1919 में, जिसमें देशवाल जब इसके जो भारत में आने का काम हुआ तो इसमें इसके अंतर्गत जो है भारत में जो व्यापारिक दशा है या कहें और भी अन्य कार्य हैं तो उनकी दशाएं धीमी पड़ गई। जैसे कि अगर मान लो कि अगर बाजार है, अगर बाजार में तो आप देखेंगे तो बाजार में तो काफी इकट्ठा भीड़ होगी। तो उसी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इस डर के कारण कि कोई बाजार नहीं जाएगा तो वहाँ के जो व्यापार में है कमी आएगी, घाटे होंगे। तो उसी के दौरान तो इसका जो ये है तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसमें व्यापार में घाटे और देशवास में व्यापार की धीमी पड़ गई। जो व्यापारिक कार्यक्रम है वो धीमी पड़ गए। तो इसी के अंतर्गत गांधी जी ने इसके लिए कहा। तो गांधी जी ने इसके ऊपर क्या कहा, कौन सा कथन दिया, तो गांधी जी ने इसके ऊपर एक कथन दिया रोल एक्ट के बारे में। तो गांधी जी के द्वारा गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे एक्ट के अंतर्गत कहते हैं गांधी जी कि इसे काला कानून कहा गया। गांधी जी ने कहा इसे काला कानून कहा गया, इसे काला कानून, इसे गांधी जी ने इसे क्या कहा, इसे काला कानून, काला कानून कहा, काला कानून कहा। और बिना दलील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, और बिना वकील, बिना वकील, कोई वकील भी नहीं किया जाएगा आपके लिए।
अगर आपको एक अतिरिक्त संगठन या ग्रुप के तहत पकड़ा जाएगा तो उसके लिए आपको ना तो अपील करने की कोई इजाजत है, ना ही आपको वकील करने की इजाजत है, ना ही आप उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो उसी के दौरान इसे कहा गया बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील के जो एक काला कानून, तो इसे काला कानून इसी तहत पर कहा गया कि बिना अपील बिना दलील का कानून था, बिना दलील बिना अपील का कानून बिना अपील बिना दलील का कानून कहा, जिसमें इसे एक अधिनियम कहा गया। क्या अधिनियम कहा गया? तो इसे आतंकवादी अधिनियम, यानी इसे अंग्रेजों के द्वारा आतंकवादी अपराध अधिनियम, अपराध अधिनियम भी कहा गया। अधिनियम भी कहा गया किसे? आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा गया किसे? तो जो 1919 का रोलेट एक्ट आता है या काला कानून कहा जाए तो इसे कहा गया। तो इसे किसके अंतर्गत लाया गया? तो इसके शासनकाल के दौरान कौन संभाल रहा था? इस शासन की व्यवस्था को कौन संभाल रहा था? तो इसके शासन व्यवस्था, अगर बात करें इसके शासन व्यवस्था की बात करें तो इसके शासन व्यवस्था, इस समय की जो शासन व्यवस्था है, इस समय चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड सत्ता संभाल रहा था। चेम्सफोर्ड सत्ता संभाल रहा था। कौन संभाल रहा था? तो चेम्सफोर्ड इसकी सत्ता संभालने का काम कर रहा था। जो रोलेट एक्ट आने का, जब रोलेट एक्ट आता है 1919 में, तो उसके तहत तो क्या सत्ता कौन संभाल रहा था? तो चेम्सफोर्ड इसकी सत्ता संभाल रहा था। चेम्सफोर्ड इसकी सत्ता संभाल रहा था। तो इसी के बाद हमने देखा जब रोलेट एक्ट आया तो इसी के दौरान हमने देखा कि जो इसके जो बाद है, अगर कहीं जो जलियांवाला बाग की शुरुआत होती है, जलियांवाला बाग जो कांड होता है, तो उसी के ऊपर उद्देश्य जो बेस है इसका, जो रोलेट एक्ट आने का कारण है, रोलेट एक्ट के आने से जो जलियांवाला कांड होने का जो कारण है वो इसी के उद्देश्य से है। जैसे कि अगर बात करें, जो एक रामनवमी आती है 9 अप्रैल को, एक रामनवमी के त्योहार को मनाने के लिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे एक और हैं डॉक्टर जो सत्यपाल नारायण है, सॉरी सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू 9 अप्रैल का टाइम कब का है? 9 अप्रैल 1919 9 अप्रैल 1919 को तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो रामनवमी है क्या कर रहे थे? रामनवमी के उत्सव की तैयारी कर रहे थे। रामनवमी तो रामनवमी है, रामनवमी त्योहार की तैयारी जो है, रामनवमी त्योहार है, तो इनके सैफुद्दीन किचलू को और इसको ये उत्सव की तैयारी कर रहे थे। रामनवमी, तो कौन से उत्सव की तैयारी कर रहे थे? रामनवमी उत्सव। तो एक तैयारी कर रहे थे इसे रामनवमी उत्सव को एक संप्रदाय जो मतलब दोनों हिंदू और मुस्लिम में दोनों में एकता करने के लिए एक उत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के द्वारा। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल क्या उद्देश्य था इसका? तो इसका उद्देश्य था कि जो है हिंदू और मुसलमान को एकता, हिंदू एवं मुस्लिम एकता। तो इसकी उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए इन्होंने एक रामनवमी उत्सव को बनाने का
एक वो रखी, तो बनाने के लिए तत्पर हुए तो हिंदू और मुस्लिम। तो इससे जो है अंग्रेजों को एक चिढ़ लगी बात, तो यानी उसको एक बात ये लगी कि अगर इन दोनों की, अगर हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए कोई उत्सव रखा जाए तो उससे इन्हें बहुत ही एलर्जिट, यानी कहें कि इनके द्वारा किया गया कर्तव्य, इन्हें दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल नारायण को। किस कहते हैं, किस कानून के तहत? तो इसे रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत, रोलेट एक्ट के तहत इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो 1919 में आने का काम होता है रोलेट एक्ट का, तो उसके द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसे? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। तो सत्यपाल को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है इसी के अवसर पर। तो इनको गिरफ्तार कर दिया जाता है, यानी दोनों एक बहुत बड़े आयोजन कर लेते हैं रामनवमी उत्सव का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता के लिए इसका आयोजन किया जा रहा था। तो इसी से चिढ़कर या फिर छीण होकर तो अंग्रेजों ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो 13 अप्रैल गिरफ्तार कब किया गया? तो इन्हें 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया। 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया। दस अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इनके विरोध में 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया। तो इनके विरोध में क्या हुआ? तो इनके विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इनके विरोध में एक विरोध हुआ, तो इनके विरोध में एक जनसभा का आयोजन हुआ। एक जनसभा का आयोजन हुआ। इनका जो है एक जनसभा का आयोजन हुआ, इनके विरोध में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल है। तो उनके लिए एक जनसभा का आयोजन किया गया कि उन्हें छोड़ा जाए या छोड़ने के लिए उन्हें छुड़ाने के लिए जनसभा का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में। कहाँ पर हुआ इस जनसभा? कहाँ पर हुई जनसभा? कहाँ पर हुई? कहाँ पर? तो वो कहीं अमृतसर में। अमृतसर में एक जनसभा का आयोजन हुआ, जहां पर 2000 से भी ज्यादा कहीं 2000 से ज्यादा तो व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहां पर। तो 2000 से ज्यादा घायल हुए व्यक्ति। तो वहां पर एक अमृतसर में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें जनरल ओडायर आदेश देता है कि इसमें उनकी जो मांग थी कि उन्हें छोड़ा जाए। तो उसी के उद्देश्य से जनरल ओडायर ने गुस्साए होकर, तो जनरल ओडायर वह कौन है कहीं? तो हंसराज नामक व्यक्ति के विरोध में इन लोगों ने एकत्रित होकर 20,000 लोग जो एकत्रित हुए। लगभग कितने व्यक्ति हुए? अप्रोक्स कितने व्यक्ति हुए? तो 20,000 लोग। 20,000 लोग कितने एकत्रित हुए? तो 20,000 लोग एकत्रित हुए। कहाँ पर? अमृतसर में। तो अगर आप जाएं, अगर आपने गोल्डन टेम्पल देखा हो, तो गोल्डन टेम्पल के साइड, अगर जहां से आप जाते हैं तो गोल्डन टेम्पल के साइड में ही तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। वहां पर अगर आप जाना चाहिए, वैसे तो आपको एक दिन एक बार घूमना चाहिए, जहां पर आप देखोगे कि वहां पर गोलियों के निशान आज भी ऐसे हुबहू ईंटों के दिखाए गए हैं कि किस प्रकार वहां पर लोग बचने के लिए कुएं में दागे, और बहुत सारे कुएं में दाग कर मर गए और गोलियों के शिकार हो गए। तो इसमें लगभग 2000 से ज्यादा लोग को क्षति पहुंची, जिसमें से 600 प्लस या फिर कह सकें अप्रोक्स 600 के लगभग मारे गए लोग। तो उन्हीं में देखें तो 20,000 लोग एकत्रित हुए किसके? इनके गिरफ्तार के जो एकता के दौरान, तो दोनों लोगों में एकता के दौरान तो कितने लोग हुए एकत्रित? देखा 20,000 लोग। कहाँ पर? अमृतसर में। तो अमृतसर में लोग हुए जहाँ पर जनरल ओडायर जो है, जनरल ये दो हैं, जनरल आर डायर और जनरल ओडायर। मैं भी आपको कंफ्यूजन से दूर करता हूँ। जनरल आर डायर जो जनरल आर डायर है, इसने नियुक्ति जो भीड़ है,
जो जनरल आर डायर है ने इतनी भीड़ पर गोली चलाने को कहा, यानी गोली चलवाई। किसने चलवाई? जनरल आर डायर ने। जनरल आर डायर ने भीड़ पर निहत्थी नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई। जनरल आर डायर ने नियति भीड़ पर गोलियां चलवाई, जनरल ओ डायर के द्वारा चलाई गई। जिसमें हम देखेंगे कि जिसमें जो है जनरल आर डायर, किसने कहा? जनरल आर डायर ने कहा। और किसके द्वारा कहा गया? किससे कहा गया? जनरल आर डायर के द्वारा। तो जनरल ओ डायर, जो जनरल ओ डायर है, जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाई गई। किसके द्वारा? जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाई गई। जिसमें हम देखेंगे 40 वर्ष बाद जो ऊधम सिंह है वहां इंग्लैंड में जाकर उन पर गोली चला देते हैं, यानी उन्हें मारने का काम किसके द्वारा? जनरल ओ डायर को। किसके द्वारा? तो ऊधम सिंह के द्वारा। जिसमें हमने जाना कि जनरल ओ डायर जो है पंजाब, जनरल ओ डायर कौन है उस समय के? ये उस समय के पंजाब के लेफ्टिनेंट हैं। पंजाब के लेफ्टिनेंट, पंजाब के लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लिखते हैं, जो है लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट कौन है? जनरल ओ डायर जो है पंजाब का लेफ्टिनेंट था। तो उस समय जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाई गई है। और जनरल आर डायर के कहने पर, जनरल आर डायर ने कहा है, तो जनरल आर डायर ने कहा है और जनरल ओ डायर ने गोली चलाई है। जनरल ओ डायर ने गोली चलाई है, जिसमें से लगभग 2000 लोग ग्रसित होते हैं या फिर चपेट में आते हैं या जो घायल हो जाते हैं। तो उसी के दौरान आपने देखा होगा कि अगर वहां पर जाएंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे लोगों की ऐसी दशाएं हुई हैं वहां पर, जब उन पर गोली चलाई गई होगी तो बहुत सारे लोग तो कुएं में जाकर दागे हैं, या फिर बहुत से बचाव के कारण बहुत सारे भीड़ में कुचल गए भी होंगे। तो वहां पर गोली के निशान आज भी ऐसे बरकरार हैं। तो अगर आप जाएंगे वहां पर देखेंगे तो अमृतसर को देखेंगे तो इसी के अंतर्गत चलाई किसने गई? जनरल ओ डायर ने, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट है। किसके द्वारा? जनरल आर डायर के द्वारा। जनरल आर डायर के द्वारा। आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने देखा कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के लिए भीड़ एकत्रित होती है, जिसमें जनरल आर डायर भीड़ पर नियति गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें जनरल ओ डायर चलाते हैं। तो जनरल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट है उस समय। देखेंगे कि 21 वर्ष बाद 21 वर्ष बाद 1940 वर्ष 1940 में 21 वर्ष बाद 1940 में जो है जनरल ओ डायर जो है, जो जनरल ओ डायर है, इसकी हत्या किसके द्वारा की? तो जनरल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की? तो ऊधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या की गई। जनरल ओ डायर की हत्या की, गोली मारकर हत्या की किसने? ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या किसने की? ऊधम सिंह ने। तो ऊधम सिंह के द्वारा जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई। जनरल ओ डायर की हत्या कर दी गई, जिसमें सड़कों पर नारे या ऐसे कहें तो लोगों ने इसके विरोध में अखबार बंद कर दिया, या फिर कहें कि जो है जनरल जलियांवाला बाग कांड हुआ है, जिसके दौरान बहुत से लोगों ने अपनी उपाधियों का दे दिया, अपनी जैसे नाइटहुड की उपाधि किसे दी? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी के कथन से प्रेरित होकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और केसरी हिंद की जो उपाधि गांधी जी को दी उन्होंने भी उपाधि वापस लौटा दी। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसके द्वारा, जैसे कि इसके विरोध में सड़कों पर अखबारों को बंद होना, जैसे अखबारों का, तो इसका निवारण, इसके जो बहुत से ऐसे विरोधों के कारण इसमें अखबारों को बंद होना और लोगों को भीड़ का एकत्रित होना, सड़कों पर विरोध करने या नारेबाजी करना, तो इसी के अंतर्गत हुई है। तो इसके बारे में हमने जो जलियांवाला बाग कांड है, तो इसके अंतर्गत ज्यादातर यही टॉपिक्स हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जनरल डायर और जनरल आर डायर के बीच जो इनके द्वारा की गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऊधम सिंह ने किसको मारा, तो जनरल ओ डायर को मारा, लेकिन जो गोली चलाने का काम किया गया तो जनरल आर डायर के द्वारा किया गया नियति भीड़ पर।
तो इससे टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं जो अगली टॉपिक है तो उसमें कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको हम पढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।